14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज डे है। मधुमेह देखा जाए तो एक बड़ी समस्या भारत के लिए भी बनता जा रहा है। हर व्यक्ति को इस समस्या से जूझना पड़ रहा है और मधुमेह एक ऐसी बीमारी है जिससे अन्य बीमारियों का भी खतरा बढ़ जाता है। वर्ल्ड डायबिटीज डे पर मधुमेह से किस तरह से बचाव किया जा सके और इसके उपचार और इसके प्रभावों को कैसे कम किया जा सकता है, अब हम जानेंगे अपने खास कार्यक्रम मेडिवर्ल्ड में। शहर के प्रमुख डॉक्टरों से बात कर मधुमेह को लेकर आज जानकारियां प्राप्त करेंगे, जिससे कि लोगों को सुझाव भी मिल सके और बचने के उपाय भी मिल सके। मधुमेह की अगर हम बात करें तो भारत में इसकी संख्या लोगों में काफी बढ़ रही है और काफी लोग इस बीमारी से प्रभावित हो रहे हैं। मधुमेह को लेकर कैंसर के जो हैं उनका क्या कितनी संभावनाएं कैंसर की हो जाती हैं, हम बात करेंगे आज डॉक्टर संदीप अग्रवाल जी से, कैंसर रोग विशेषज्ञ हैं। सर, अगर हम बात करें मधुमेह की, जिनको मधुमेह है उनमें अंदर कैंसर की कितनी संभावनाएं आपको लगता है कि उनके अंदर होती हैं ज्यादा? देखिए, कैंसर डायबिटीज की वजह से बढ़ जाएगा, डायरेक्टली ऐसा कोई एविडेंस हमारे पास में नहीं है जी। मगर ये समझना जरूरी है कि कैंसर अधिकांशतः बढ़ती हुई उम्र के रोग हैं और डायबिटीज भी ऐसा ही रोग है। तो एज ए कोमॉर्बिडिटी डायबिटीज का और कैंसर का तुल्य दामन का साथ है। जिस उम्र में कैंसर प्रकट होता है उस उम्र में ही डायबिटीज भी प्रकट होना शुरू हो जाती है, मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज जिसको हम कहते हैं, जिसकी वजह से इन दोनों के साथ साथ होने की संभावनाएं काफी प्रतिशत मरीजों में मिलती हैं। जो डायबिटीज और कैंसर के मिलने की वजह से परेशानियां हैं मरीज के लिए, खासकर उनकी अगर हम बात करें तो डायबिटीज की वजह से जो इम्यूनिटी के होने वाले प्रभाव हैं वो तो हम सभी जानते ही हैं। प्रतिरोधक क्षमता हमारी कम हो जाती है, लिहाजा सेकेंडरी इन्फेक्शंस का चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर कोई सर्जरी के लिए जा रहा है तो सर्जरी की चुनौतियां डायबिटिक पेशेंट्स में ज़्यादा रहती हैं, हीलिंग के लिए जो चुनौतियां हैं वो बढ़ जाती हैं और पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में भी इन्फेक्शन के चांसेस उसी प्रकार से बढ़े हुए रहते हैं। एक थ्योरी ये भी है कि कैंसर के सेल्स चूंकि फास्ट मल्टीप्लाई करते हैं इसलिए उनकी ग्लूकोज डिमांड ज़्यादा होती है और लिहाजा अगर शुगर लेवल्स हाई रहेंगे तो उनके मल्टीप्लिकेशन की, मैग्निफिकेशन की संभावना उतनी ज़्यादा रहेगी। मगर इसका कोई डायरेक्ट प्रोपोर्शनल एविडेंस अभी तक साइंस नहीं दे पाई है और यदि ऐसा होता तो मेरा आर्गुमेंट ये है कि सभी डायबिटिक्स की बहुत जल्दी ही कैंसर की वजह से अंत होना निश्चित हो जाता। तो डायरेक्टली इसका संबंध तो नहीं है, मगर डायबिटीज की प्रेजेंस में कैंसर के इलाज, कैंसर की रिकवरी और मरीजों में होने वाले अन्य परेशानियों में कई गुना इजाफा डायबिटिक्स को फेस करना पड़ जाता है। सर, जो लोग इंसुलिन लेते हैं उनके लिए भी बोला जाता है कि उनके अंदर भी कुछ ये संभावना चीज़ों की बढ़ा देता है, क्योंकि इंसुलिन देखा जाए तो बॉडी में अगर कम होता है तो उसकी भी ऑब्वियसली कि रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है उनसे कम हो जाती है और काफ़ी जो ऑर्गन्स है वो भी इसके द्वारा इफेक्ट होते हैं। इंसुलिन हमारी बॉडी में नॉर्मली पाया जाता है और इंसुलिन की कमी होने से ही डायबिटीज हमारे शरीर में प्रकट होती है। तो इंसुलिन की कमी के होने वाले नुकसान निश्चित रूप से उस व्यक्ति में प्रकट होंगे जिस व्यक्ति में इंसुलिन प्राकृतिक रूप से नहीं मिल रही है। इंसुलिन आर्टिफिशियली देने से हम ग्लूकोज को उन सेल्स में पहुंचाने की मदद करते हैं जहां अदरवाइज ग्लूकोज उनको मुहैया नहीं हो पाता। तो यहाँ तक ये बातें ठीक हैं, मगर इंसुलिन की और डायरेक्ट कैंसर की एक रिलेशनशिप अभी भी साबित नहीं हो पाई है। और देखा जाए तो इंसुलिन का जिस तरीके से मॉडर्नाइजेशन और डेवलपमेंट हुए हैं डिलीवरी सिस्टम्स में और काफ़ी फ्रेंडली तरीके से अब इंसुलिन का इस्तेमाल मरीज कर पाते हैं, तो उसके इंसुलिन के इस्तेमाल के चलते शुगर का कंट्रोल ज़्यादा बेहतरी के साथ में करा जा सकता है। जो कैंसर के पेशेंट्स में दूसरी चुनौती इंसुलिन के इस्तेमाल के साथ में होती है वो ये है कि चूँकि कैंसर मरीज, खासकर मुंह गाल गले के कैंसर और जो मरीज रेडियोथेरेपी के या कीमोथेरेपी के से गुजर रहे हैं, उनका खाना पीना नियमित नहीं हो पाता है। किसी को उल्टी हो रही है, किसी को दस्त हो रहे हैं, तो प्रेडिक्टेड इनटेक ना होने की वजह से कई बार शुगर का फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होता है और कई बार
ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स लेते में हाइपोग्लाइसीमिया का खतरा, यानी कि शुगर के बहुत सिग्निफिकेंटली गिर जाने का खतरा ज्यादा बड़ा चुनौती डायबिटिक्स में बन जाता है। तो सर देखा जाए तो अगर जो पेशेंट डायबिटिक भी है और उसको कैंसर भी, तो देखा जाए तो वो दो जगह फाइट कर रहा हो, तो ऐसी सिचुएशन में सर एक इंसान के लिए सरवाइव करना कितना मुश्किल है और क्या उसको करना चाहिए? देखिए, इंसुलिन या डायबिटीज का जो इस्तेमाल है वो उस व्यक्ति को एजुकेट करना तो ज़रूरी हो ही जाता है। लिटरली देखा जाए तो पूरे परिवार का एजुकेशन, ऐसे व्यक्ति के पूरे परिवार की एजुकेशन ज़रूरी होती है, जिसमें कि वो नियमित रूप से शुगर की जांच, समय समय पर जांच करा करके ग्लूकोज का लेवल, और समय समय पर डायबिटीज़ की जो दवाइयाँ दी जा रही हैं उनका भी रिव्यू करते रहें। खाना पीना नियमित रूप से और संतुलित मिल रहा है, इसका भी एश्योरेंस पूरा परिवार ही मिलकर के दे सकता है। और इन सब के लिए ये बहुत आवश्यक है कि एक टीम वर्क की तरह से काम परिवार करे। तो डायबिटीज़ की जो कंट्रोल है उसमें सेल्फ मेडिकेशन चूँकि काफ़ी हद तक शामिल होता है, कई बार इंसुलिन भी मरीज स्वयं ही लगाते हैं, तो इसलिए एजुकेशन का उनके इलाज से संबंधित और डाइट से संबंधित पहलू और ज़्यादा बड़ा हो जाता है। तो कैंसर के मरीज को जो हम अदरवाइज प्रिकॉशंस बता रहे हैं उसके साथ में ये वाले प्रिकॉशंस और जुड़ जाते हैं। तो सर अभी ये प्रिकॉशंस है, अगर हेल्थ खाने की बात करें तो किस तरह की डाइट ऐसे लोगों को लेनी चाहिए जिससे कि दोनों चीजों को लेवल में रखा जा सके? देखिए, कैंसर के लिहाज से भी हमेशा ऐसी डाइट को बढ़ावा दिया जाता है जिसमें अच्छी मात्रा में प्रोटीन्स हो, मिनरल्स हो और विटामिन हो, और ये सब अवयव अंकुरित सीरियल्स में बहुत सरलता से और प्रचुरता में मिलते हैं। दूसरा, ग्रीन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का हालांकि डायबिटीज़ में एतराज़ शुगर स्पाइक की वजह से करा जाता है, और हमारे कैंसर के पेशेंट्स में फ्रूट्स को चूंकि बॉयल या प्रोसेस नहीं करा जाता तो उनके साथ में आने वाले कंटेमिनेशन की वजह से एतराज़ करा जाता है। तो उन एहतियातों को भी समझना और समझाना मरीज के लिए आवश्यक हो जाता है कि इनका इस्तेमाल सावधानी के साथ में करना है। डायबिटीज़ में भी तली भुनी चीज़ें, बहुत ग्लूकोज रिच चीज़ों का अवॉइड करते हैं। कैंसर में भी यही प्रिकॉशन रहेंगे, मगर कैंसर में इस बात का ख्याल रखना भी ज़रूरी है कि जो कैलोरी डिमांड है बॉडी की, एक बेसिक रिक्वायरमेंट बॉडी की जो है, उनकी पूर्ति होती रहे। तो अभी आपने जाना कि कैंसर में किस तरह के प्रिकॉशन आपको रखने हैं। डॉक्टर संदीप अग्रवाल आगरा के फेमस सर्जन हैं कैंसर के। तो आगे हम चलेंगे और कुछ डायबिटीज़ के बारे में और भी जानकारियाँ लेंगे जिससे कि हम अपने आप को इस रोग से बचा सकें और अपनी लाइफस्टाइल और जो चीज़ें हैं उनको और बेहतर कर सकें। वर्ल्ड डायबिटीज़ डे हर वर्ष 14 नवंबर को पूरे संसार में मनाया जाता है। 14 नवंबर को एक साइंटिस्ट थे, फ्रेडरिक बेंटिंग, कैनेडियन साइंटिस्ट थे। उन्होंने इंसुलिन की डिस्कवरी करी थी 1921 और 22 में फर्स्ट टाइम। उनके साथ एक थे चार्ल्स बेस्ट। तो इन दोनों ने मिलकर इंसुलिन की डिस्कवरी करी थी, और उस डिस्कवरी से पहले डायबिटीज़ का कोई इलाज नहीं था। पहली बार संसार में उनकी डिस्कवरी से इलाज शुरू हुआ, पेशेंट बचने शुरू हुए। उसके एवज में उनको 1923 में 1923 में नोबेल प्राइज़ मिला फिजियोलॉजी का। 1991 में WHO ने उनके काम को रिकॉग्निशन देते हुए उनके जन्मदिन पर 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज़ डे डिक्लेयर किया, और 2006 में यूनाइटेड नेशंस ने उसको अप्रूव किया। तो 1991 से 14 नवंबर को पूरे वर्ल्ड में WHO और यूनाइटेड नेशंस के बैनर में वर्ल्ड डायबिटीज़ डे मनाया जाता है। ये करीब 160 से 170 कंट्रीज़ में एक साथ मनाया जाता है। इसका सिंबल होता है ब्लू रिंग। ब्लू रिंग का मतलब होता है कि हम सब एक हैं संसार में डायबिटीज़ को रोकने के लिए, डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए। और इस दिन WHO और यूनाइटेड नेशंस मिलकर हर साल एक थीम देते हैं डायबिटीज़ से संबंधित, और सभी नेशंस, सभी कंट्रीज, सभी डॉक्टर्स उसी थीम पे पूरे साल काम करते हैं डायबिटीज़ के पेशेंट के भले के लिए।
सर इस साल की क्या थीम है? इस साल की थीम जो WHO ने दी है, डायबिटीज एट वर्क प्लेस, कामकाज की जगह पे डायबिटीज। अगर हम देखें आजकल युवाओं में डायबिटीज बहुत हो रही है, जो वर्किंग क्लास है, और वर्किंग क्लास ज़्यादातर जो IT सेक्टर में है, जो कंप्यूटर्स में लैपटॉप पे वर्क करते हैं, ये लोग 12 घंटे 16 घंटे 15 घंटे काम करते हैं, बैठे रहते हैं, एक्सरसाइज नहीं कर पाते। जो इनकी वर्किंग प्लेस है वहाँ पे कैंटीन्स में अक्सर फास्ट फूड मिलता है, शुगरेटेड ड्रिंक्स मिलती हैं और हेल्दी फूड नहीं मिलता। तो एक तो एक्सरसाइज नहीं हो पाती, इनकी सिटिंग जॉब है, दूसरा हेल्दी डाइट नहीं मिलती, तीसरा वर्किंग आवर्स बहुत लंबे हैं, और चौथा इनका जो वर्क है आजकल बहुत स्ट्रेसफुल होता है। टारगेट्स दे दिए जाते हैं कि आज शाम तक ये पूरा करना है, कल तक ये पूरा करना है, तो उनको स्ट्रेस भी रहता है। तो ये सब कंडीशंस वर्किंग प्लेस में डायबिटीज़ के लिए फेवरेबल नहीं है। तो WHO चाहता है कि जितनी भी वर्किंग प्लेस है वहाँ फेवरेबल एनवायरनमेंट बनाया जाए, क्योंकि आप जानते हैं संसार में हर 5वां व्यक्ति डायबिटिक है, डेवलपिंग नेशन में और डेवलप कंट्रीज में। तो हम वर्किंग प्लेस में हेल्दी एनवायरनमेंट बनाएं, कैंटीन में उनको हेल्दी फूड मिले, शॉर्ट ब्रेक्स मिले उनको, वहाँ पे जिम या एक्सरसाइज की जगह क्रिएट करी जाए, और कहीं ना कहीं इनको स्ट्रेस कम किए जाए, सो दैट वो अपनी शुगर को अच्छी तरह कंट्रोल कर सकें और हेल्दी रह सकें। सर जैसा भी आपने बताया कि हर 5वां व्यक्ति पूरे विश्व में डायबिटिक, तो इंडिया के अंदर ये रेशो क्या है, खासकर हम आगरा की बात करें? इंडिया में जो लास्ट डेटा है IDF का, इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन का, वो ये कहता है कि 2024 तक इंडिया में 90 मिलियन यानी 9 करोड़ डायबिटिक पॉपुलेशन हो चुकी है। और हमारा जो इंडियन डेटा है ICMR वो कहता है कि ऑलमोस्ट 100 मिलियन डायबिटिक पेशेंट हो चुके हैं। और उससे भी बड़ी बात यह है, उससे भी खतरनाक बात यह है कि उससे ज़्यादा करीब 130 मिलियन यानी कि 13 करोड़ पेशेंट प्री डायबिटिक हैं। प्री डायबिटिक का मतलब जो कि सूनर और लेटर डायबिटीज़ में कन्वर्ट हो जाएंगे। और डेटा ये भी कहता है कि अगले 20 सालों में ये हमारे डायबिटिक पॉपुलेशन जो 100 मिलियन है वो बढ़ के 145 मिलियन यानी 1.5 गुना हो जाएंगे। तो ये डेटा, ये आंकड़े ये कहते हैं कि हम लोग जितना भी बचाव के लिए काम कर रहे हैं वो कम है। सोशल ऑर्गेनाइजेशंस, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, मेडिकल प्रोफेशन, एसोसिएशन, इनको अभी बहुत कुछ करना है। हमारा फोकस ट्रीटमेंट पे ज़्यादा है, डायबिटीज़ कंट्रोल करने पे ज़्यादा है, बचाव पे नहीं है। तो वर्ल्ड डायबिटीज़ डे कुछ ऐसे ही दिन होते हैं जहाँ पे हम लोग सिर्फ डायबिटीज़ से बचाव की बात करते हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल की बात करते हैं और स्ट्रेस कम करने की बात करते हैं। कि डायबिटीज़ कई कारणों से होती है। टाइप 1 डायबिटीज़ है, टाइप 2 डायबिटीज़ है, इसके अलावा और कई तरह की डायबिटीज़ है। आज से कुछ वर्ष पहले तक तो यही हमारे पास इंफॉर्मेशन थी, सूचनाएं थी, परंतु पिछले 10 वर्ष के अंदर इस बात के ऊपर काफ़ी ध्यान दिया गया है और निष्कर्ष ये निकाला है कि जैसे जैसे समाज में, हमारे वातावरण में पॉल्यूशन या प्रदूषण बढ़ता चला जा रहा है, उसी के साथ साथ डायबिटीज़ के मरीजों की संख्या भी बढ़ती चली जा रही है। पॉल्यूशन कई तरह से डायबिटीज़ कर सकता है। पेंक्रियाज जो कि इंसुलिन को प्रोड्यूस करता है, जिससे इंसुलिन निकलती है जो कि शरीर में शुगर को कंट्रोल करके रखती है। किसी भी तरह का पॉल्यूशन हो, जिसमें खास करके जितने भी केमिकल पॉल्यूशंस हैं या प्लास्टिक आजकल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है, उसके पॉल्यूशन जो होता है वो पेंक्रियाज को इफेक्ट करता है और पेंक्रियाटिक सेल्स में जाकर कहीं ना कहीं डिपॉजिट होता है। और जब ऐसा होता है तो वहाँ से इंसुलिन बनना कम हो जाती है, या इंसुलिन जो बनती है वो बहुत अच्छी गुणवत्ता की नहीं होती है। तो ऐसे मरीजों में डायबिटीज़ होने की संभावना हमेशा ज़्यादा रहती है। अभी तक जो मेडिकल संभावना थी कि भाई प्रदूषण से सांस की बीमारी ज़्यादा होती है, प्रदूषण से कैंसर ज़्यादा होता है, प्रदूषण से हृदय रोग ज़्यादा होते हैं, वो सब तो अपनी जगह है, परंतु जो सबसे ताज़ा हमारे पास सूचनाएं हैं कि प्रदूषण से डायबिटीज़ भी ज़्यादा होती है। तो सर इसमें क्या क्या डायबिटीज क्या क्या नुकसान करती है सर?
कि डायबिटीज एक ऐसा रोग है जो शरीर के किसी भी अंग को, बालों से लेकर पैर के नाखून तक किसी भी अंग को नहीं छोड़ती है। जो मुख्य मुख्य नुकसान होते हैं, अगर आज हम अपने डाटा देखें, दुनिया भर का डाटा, तो अंधे होने की सबसे बड़ी वजह आज की तारीख में कैटरेक्ट के बाद डायबिटीज होती है। यानी जो मोतियाबिंद उम्र के साथ होता है, उसके बाद सबसे बड़ी वजह डायबिटीज होती है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि लोगों का पैर काटना पड़ता है, क्योंकि डायबिटीज की वजह से खून की नसें खराब हो जाती हैं, खून का दौरा रुकता है। तो एक्सीडेंट के बाद, यानी दुर्घटना में अगर पैर काटा जाए, उसके बाद सबसे बड़ा कारण जो है वह डायबिटीज की वजह से पैर काटना पड़ता है। तीसरा सबसे ज्यादा जो खतरनाक रोग है वो है कि डायबिटीज से गुर्दे बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, और आज की तारीख में सबसे ज्यादा गुर्दा प्रत्यारोपण हो या गुर्दे की बीमारी हो या डायलिसिस करनी पड़े, उसमें डायबिटीज सबसे बड़ा कारण है। इसके अलावा हृदय रोग की बीमारी, अगर मरीज को डायबिटीज है तो अल्टीमेटली डायबिटीज में ब्लड प्रेशर भी हो ही जाता है। इसकी वजह से हृदय रोग की सबसे बड़े कारणों में जो कहा जाता है कि तंबाकू से ज्यादा होता है या कोलेस्ट्रॉल से, उसमें डायबिटीज एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि डायबिटीज अगर है तो उसमें कोलेस्ट्रॉल लेवल भी बढ़ जाते हैं। इसकी वजह से हृदयाघात भी बहुत ज्यादा होता है। इसी तरह से जैसे हार्ट अटैक होता है, वही ब्रेन अटैक होता है, जिसमें कि पैरालिसिस या आधे शरीर पर फालिज का असर हो जाता है। वो भी अगर मरीज के डायबिटीज है तो उसकी संभावना बहुत ज्यादा होती है, और वो ब्रेन स्ट्रोक के मुख्य कारणों में डायबिटीज भी आती है। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से और चीजों को रोकथाम के लिए, बीमारियों के लिए सरकार की तरफ से भी, सामाजिक संगठनों की तरफ से भी प्रयास होती है, ऐसा क्या डायबिटीज के लिए नहीं किया जा सकता? मेरा अपना मत ये है, व्यक्तिगत मत है मेरा, कि ये समाज में एक दुर्भाग्य की बात है कि जो सबसे ज्यादा बीमारियां आज समाज को ग्रसित किए हुए हैं, जिसमें डायबिटीज है, जिसमें ब्लड प्रेशर है, जिसमें हार्ट अटैक है और सांस की बीमारी, इन चारों बीमारियों के लिए समाज को जागरूक करने के लिए, समाज को ये बताने के लिए कि ये बीमारियां कैसे होती हैं, क्या इनके प्रारंभिक लक्षण हैं, इनसे कैसे बचा जा सकता है, सामाजिक स्तर पर एनजीओ के द्वारा या सरकारी स्तर पर भी इस तरह के कोई प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। जैसे कि आज सरकार का मलेरिया उन्मूलन प्रोग्राम है, करीब करीब मलेरिया खत्म हो गया है। इससे पहले बड़ी माता जो चेचक कहलाती थी, वह पूरी तरह से हमारे देश से खत्म हो चुकी है। इसी तरह से आजकल प्रधानमंत्री श्री मोदी जी का बहुत ज्यादा जोर है इस बात के ऊपर कि हमारे देश से टीबी की बीमारी भी खत्म हो जाए। इनके लिए बहुत वृहद स्तर पर प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, इलाज के और रोकथाम के। इसी तरह से मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि डायबिटीज हो या हार्ट अटैक हो या सांस की बीमारी हो, या इन सब से बचने के लिए भी सामाजिक स्तर पर, व्यक्तिगत स्तर पर और सरकारी स्तर पर, राज्य स्तर पर और केंद्र स्तर पर इस तरह के कार्यक्रम अनवरत रूप से चलाए जाने चाहिए कि मरीजों की, आम जनता को ये पता लगे कि ये बीमारियां क्या होती हैं। इसके अलावा जो दूसरी बात जो कि पिछले 20-25 सालों के अंदर हो गई है कि जो स्कूल हैं, चाहे वो प्राइमरी स्कूल है, चाहे वो उच्च स्तरीय स्कूल हैं, उनमें कार्यकलाप बदल गया है। अगर मैं अपने जमाने की बात करूं, प्रतिदिन 1 घंटा पीटी का या स्पोर्ट्स का हुआ करता था। इसके अलावा जब स्कूल से घर आ जाते थे तो घर पर भी कोई ना कोई आउटडोर गेम, जो बाहर खेलने वाले गेम है, गिट्टी फोड़ है, क्रिकेट है, कबड्डी है, खो खो है, इस तरह के गेम जिसमें कि बहुत ज्यादा शारीरिक श्रम होता था, वो हम लोग करते थे। पीटी, एसीसी, पीएसी या एनसीसी इस तरह की शाखाएं थी जो कि नियमित रूप से की जाती थी। जहां तक मेरा ज्ञान है, अब ये सब कुछ चीजें करीब करीब खत्म होती जा रही हैं। स्कूलों में ये खत्म हो चुकी हैं और घर पर का आकर बच्चा सिर्फ इंडोर गेम्स कंप्यूटर पर खेलता रहता है, बाहर नहीं निकलता है। तो मेरा समाज से आग्रह है, माँ बाप से आग्रह है कि वे अपने बच्चों को इस बात के लिए प्रेरित करें कि वो कुछ ना कुछ आउटडोर गेम्स अवश्य खेलें, कोई ना कोई शारीरिक श्रम अवश्य करें। इससे ना सिर्फ डायबिटीज बल्कि ब्लड प्रेशर और उससे होने वाले दुष्परिणाम, हृदय रोग है या ब्रेन स्ट्रोक है या किडनी की बीमारी, इससे बचाव किया जा सकता है। आज की इस रिकॉर्डिंग के लिए मैं एक बात अवश्य कहना चाहूंगा
कि करीब पिछले 15-20 वर्ष से लगातार हम इस तरह की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और यह सब कार्य एकमात्र संस्था जो कर रही है वो है मून टीवी। इसके लिए मैं व्यक्तिगत तौर पर और अपने साथियों की ओर से मून टीवी के समस्त अधिकारियों को इस बात के लिए तहे दिल से शुक्रिया देना चाहूँगा, साधुवाद देना चाहूँगा, बधाई देता हूँ कि वे सामाजिक स्तर पर जागरूकता के लिए इस तरह के कार्यक्रम लगातार कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि भविष्य में भी वो यह सब कार्यक्रम करते रहेंगे। इसके अलावा जैसा कि मैंने कहा कि खेलकूद खत्म होते जा रहे हैं, मून ओलंपिक करके एक कार्यक्रम पिछले कई वर्षों से ये लगातार कर रहे हैं जिसमें आगरा जनपद के समस्त स्कूल भाग लेते हैं। तो इस तरह की जो एक्टिविटीज हैं जिसमें शारीरिक श्रम होता है, इसके अलावा देश के लिए प्रतिभाएं निखर कर आती हैं जो आगे चलकर इस नेशनल पर और इंटरनेशनल लेवल पर ख्याति प्राप्त करती हैं। और ताजा ताजा उदाहरण अगर आगरा का दूं मैं तो चाहर ब्रदर्स हैं, जुड़ेल है और दीप्ति शर्मा है जो अभी अभी भारत ने क्रिकेट में विश्व चैंपियनशिप महिलाओं ने जीती है, उसमें उसका मुख्य भाग उसमें अपना पार्ट अदा किया है। तो आगरा से भी इस तरह की ख्याति निकली है। जगवीर सिंह का नाम आज कौन नहीं जानता, भारतीय हॉकी टीम के कप्तान रहे हैं और आज वो भारतीय हॉकी टीम के कोच हैं। इस तरह के कई लोग हैं जो आगरा ने इस तरह की श्रृंखलाओं से निकलकर ये खिलाड़ी आए हैं और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम रोशन किया है। इसके लिए भी मून टीवी बधाई के पात्र है। अभी आपने शहर के प्रमुख चिकित्सकों की बात सुनी। उनका कहना था कि डायबिटीज बेसिकली एक लाइफस्टाइल है। अगर हमारा लाइफस्टाइल सही रहता है तो हम डायबिटीज को हरा सकते हैं और उससे अपने जीवन को दूर रख सकते हैं। अगर हमारी दिनचर्या सही है तो सारी चीजें सही रह सकती है और डायबिटीज से डरने की जरूरत नहीं है। साथ ही डॉक्टर संदीप अग्रवाल जो कैंसर के प्रमुख विशेषज्ञ हैं, वे प्रमुख चिकित्सक हैं आगरा में, उनका भी कहना था कि जिनको कैंसर है और साथ ही डायबिटीज है, अगर वो चीजों का ख्याल रखा जाए तो वह भी अपनी बीमारी को सही रख सकते हैं और दोनों ही चीजों में उनका जिंदगी से मुकाबला जारी रह सकता है। तो अपने इस खास प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए मून न्यूज। नमस्कार।